हम लोग इस बार शेड्स देखने जा रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले हम लोग का क्या क्या हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री हम पूरी तरह से कंप्लीट करा चुके हैं। और इसके अलावा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर सेक्वेंस सीरीज का पूरा चैप्टर हो चुका है। मतलब अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो हम लोगों ने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है, और चैप्टर 9 दो चैप्टर पूरी तरीके से 11th का कंप्लीट हो चुका है। और इसमें हम क्या बता रहे हैं, जो लोग नए हैं उनको बता दें कि इसमें हम कवर करते हैं सबसे पहले तो एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करते हैं। और एनसीईआरटी के सिलेबस कवर करने के बाद जो लोग मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन चूज करके लाते हैं, और वो एनसीईआरटी ख़त्म होने के बाद उसको वहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। तो सेम शेड थ्योरी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी हम सेम करने वाले हैं। हालांकि एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है, इसको स्टार्टिंग में ही करा देना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है, थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हमने थोड़ा सा डिले कर दिया। खैर चलो, अब हम लोग सेट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सेट कंप्लीट करने के बाद रिलेशन भी कर ही लेंगे, ठीक है। तो इसको हम बुक के थ्रू ही करवा दे रहे हैं, इससे तुम लोग को लिखने में भी आसानी होगा अगर डिफिनेशन वगैरह लिखना है तो, और समझाते भी चलेंगे, एग्जांपल वगैरह भी यहीं से देख लेंगे। और जब ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक 1 या 2 क्लास का थ्योरी होगा, मतलब मुश्किल से आधा घंटा 45 मिनट का थ्योरी होगा। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन तो उसी टाइप से ही करेंगे जैसे लाइव करते आ रहे थे, प्रीवियस वाला जैसे लाइव हुआ था उस टाइप से ही। तो चलो, सेट है क्या, तो देखो सेट में हम लोग को 2-3 चीज़ समझना है। सेट के अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, इन्वर्स में जितना भी सारा चीज़ है ना, जैसे मान लो कि एग्जांपल ले लो, काऊ हो गया, ऑक्स हो गया, मतलब ये जितना दुनिया में जितना सारा यूनिवर्स में चीज़ है वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। और इन ऑब्जेक्ट्स का अगर एक हम लोग ग्रुप बना लें, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेट। मतलब सेट के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट इन द सेट इज कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट। मतलब कि अगर हम लोग एक सेट बना रहे हैं ना, सेट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर रहता है जैसे मान लो 2 4 6 8, तो ये सारा क्या है, ये सारा ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, ये सारा का सारा इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और इस इवन नंबर को हमने अरेंज कर दिया, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, अब ये सेट कहलाएगा। और अब इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, पहले जब बाहर बिखरा हुआ था 2 4 6 8 10 12, ये सारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को जब हम लोग इसके बॉक्स के अंदर लेके आ गए तो अब एक क्या बन गया, मेंबर बन गया, या फिर एलिमेंट बन गया। किसका मेंबर बन गया, इस सेट का, और इस सेट का हम लोग नाम दे देते हैं। चलो, ए इसका नाम हो गया। तो ए एक सेट है जिसके अंदर ए सारा एलिमेंट है। हम लोग जनरली सेट है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ओ, हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर एक तो एग्जाम्पल लेते हैं। जनरली सेट्स आर डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर, यहाँ पर कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हैं, और जो एलिमेंट है उसको जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर देखो एक तो सेट लिया है ए, यहाँ पर लिखा है क्या लिखा है, इफ़ एक्स इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए देन राइट। यहाँ पर देखो ए किस चीज़ का सिंबल है, यहाँ पर क्या किया है, इस टाइप से लिख करके और इसको काट दिया है। तो अगर इसको हम लोग ना काटें तो इसको पढ़ेंगे कि x इज एलिमेंट ऑफ a, मतलब a एक सेट है उसका एलिमेंट x है। जैसे यहाँ पर बोलेंगे 2 इज, जैसे 2 है ना तो बोलेंगे 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट a, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो 6 इज एलिमेंट ऑफ सेट a। तो अगर सेट ए का एलिमेंट नहीं रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मान लो कि 9 इज नॉट सेट, 9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इस तरह से ये 9 ए का मेंबर नहीं है। तो ये चीज़ बता दिया है, इसका सिंबल समझना हो तो समझ लेना। और इसके अलावा इसमें लिखा है एंड रीड एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, समझा दिए बता दिए, और एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। यहाँ पर लिया है ए बराबर सेट ऑफ ऑल वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन दिस सेट ए आई ओ यू आर मेंबर। तो अगर इस तरह से कहीं पर लिखा है सेट ऑफ ऑल वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हम लोग ए बराबर क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। तो ए सारा क्या हो गया, एलिमेंट हो गया ए का। तो यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो सेट क्या है, सेट एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर क्या होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है। एलिमेंट हो गया ए बी सी डी, कुछ भी लिख दो, ए सारा का सारा एलिमेंट है, बस यही हमारा एक तो सेट बन गया। अब देखो यहाँ पर ए बी सी डी जो है ना वो डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। डिफाइंड नहीं रहेगा तो फिर हम उसको सेट नहीं बोलेंगे। डिफाइन
होगा है कि नहीं है उसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेट, इसमें से करेक्ट सेट कौन सा है। तो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से सेट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बोला है पहला, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। अब ऐसा कलेक्शन का एक हम लोग बनाते हैं सेट। तो जे से स्टार्ट होने वाला है जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, और इसके अलावा जुलाई, 3 तो बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक करो, जनवरी, जून और जुलाई, यहाँ पर देखो दिया है जनवरी, जून और जुलाई। तो ये जनवरी, जून और जुलाई जो है ना, ये पूरी तरह से डिफाइंड है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये एक सेट है, ये ट्रू है, इसको हम लोग एक सेट बोलेंगे। तो कब बोलेंगे कि सेट नहीं है? चलो बी वाला देखते हैं, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब ऐसा सेट बनाना है जिसमें 10 ठो टैलेंटेड कौन होना चाहिए, राइटर्स होना चाहिए। अब 10 टैलेंटेड राइटर का नाम बता सकते हो? हम जैसे मान लो चेतन भगत का एग्जांपल ले लिए, ठीक है, या तुम बोले कि चेतन भगत एक ठो रख दीजिए इसमें, सर चेतन भगत अच्छा राइटर है। अब तुम बोल रहे हो अच्छा राइटर है, हमको पसंद नहीं है, तब फिर क्या होगा? इसका मतलब कि ये चीज़ ठीक से डिफाइंड नहीं है। अब 10 को मस्ट टैलेंटेड कैसे हम लोग बोलेंगे कि मस्ट टैलेंटेड कौन सा है, ठीक है। तो ये हम लोग ठीक से डिफाइन नहीं कर पाए। किसी को चेतन भगत अच्छा लगेगा, किसी को रामधारी से दिनकर अच्छा लगेगा, तो ऐसा बहुत सारा है। किसी को प्रेमचंद अच्छा लगेगा तो वो बोलेगा नहीं प्रेमचंद है टॉप 10 में। पुराने ख्यालात वाले होंगे उनको प्रेमचंद अच्छे लगेंगे, नए जनरेशन वाले होंगे उसको चेतन भगत अच्छे लगेंगे, तो फिर झगड़ा हो जाएगा। तो फिर ये ठीक से डिफाइन नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक सेट नहीं है। और भी एग्जांपल दिया है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन सा है? अब हम बोलेंगे सचिन तेंदुलकर, दूसरा बोलेगा नहीं सचिन बहुत स्लो खेलता है, वीरेंद्र सहवाग है टॉप 10 में, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई बोलेगा सचिन को, कोई बोलेगा सहवाग को, और दुनिया में से बहुत सारे बैट्समैन हैं, तो यहाँ पर भी ठीक से डिफाइन नहीं है। हम लोग बोलेंगे कि इसका सेट बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे रहता था ना कि टॉप 10 मतलब सबसे ज़्यादा सेंचुरी मारने वाले टॉप 10 बैट्समैन, तो वहाँ पर हम लोग डिफाइन कर सकते थे कि सबसे ज़्यादा सेंचुरी सचिन का है, उसके बाद इसका है, इसका है, ऐसे करके 10 बैट्समैन का नाम देते। लेकिन यहाँ पर बेस्ट, अब बेस्ट किस हिसाब से चुनोगे? कोई बोलेगा कि जो फास्ट खेलता है वो बेस्ट है, कोई बोलेगा जिसका एवरेज स्कोर अच्छा है वो बेस्ट है, कोई बोलेगा ज़्यादा सेंचुरी जो लगाया है वो बेस्ट है। तो ये बेस्ट वाला जो है ना वो ठीक से डिफाइंड नहीं है। डी है कलेक्शन ऑफ मस्ट डेंजरस एनिमल। अब मस्ट डेंजरस एनिमल, इसमें भी प्रॉब्लम है, कोई सांप को बोलेगा कि वो डेंजरस है, कोई सांप से खेलता है, तो यहाँ पर भी ठीक से डिफाइन नहीं है, तो हम लोग इसको भी बोलेंगे कि ये भी हमारा सेट नहीं है। तो आई थिंक अब सेट बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है। ये तो ABCD है, वही समझा रखा है, तुम लोग अगर नोट करना चाहो तो उसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को कितने तरीके से दिखा सकते हैं? तो एक तरीका तो हम दिखाते चले आ रहे हैं, ये वाला तरीका, बॉक्स बना दे रहे हैं और उसके अंदर नंबर लिख दे रहे हैं। तो इसको हम लोग कौन सा मेथड बोलेंगे? इसको हम लोग लिस्टिंग मेथड बोलेंगे। इसका 2 और नाम दिया है, लिस्टिंग मेथड या फिर टूबुलर मेथड या फिर रोस्टर मेथड। हालांकि ये सब कभी भी एग्जाम में पूछेगा नहीं कि रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका है, बस नॉलेज के लिए जान लो। इसको या तो ऐसे लिखो, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11, या फिर एक्स बॉक्स बना करके उसके अंदर नंबर लिख दो। और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। इसको देखो, इसको इस तरह से लिखते हैं, सबसे बेस्ट इसको समझने से अच्छा है, चलो इसको समझते हैं। ये है एक्स, फिर सच दैट एक्स, फिर एक्स इज मेंबर ऑफ एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एक्स क्या है, एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। हम बोल रहा है कि बॉक्स में एक्स लो और वो एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और साथ में वो कितना होना चाहिए, 8 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पूरा को क्या करेंगे, ए इज सेट ऑफ ऑल नंबर ऑल एलिमेंट एक्स, ए इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट, मतलब कि जहाँ पर एक्स हमारा एक नेचुरल नंबर है और ओ 8 से छोटा है। इस तरह से इसको पढ़ना है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। ए क्या है, ए
एक्स के एलिमेंट का एक सेट है जहाँ पर एक्स हमारा नेचुरल नंबर है और वो 8 से छोटा है। तो ये दूसरा तरीका होता है लिखने का, और इसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर मेथड बोलेंगे। अब डिफिनेशन लिखना है तो देख लेना, इसमें यहाँ पर क्या पढ़ते हैं वो यहाँ पर लिख रखा है, तो यहाँ से नोट कर सकते हो। सच दैट एक्स हैज प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स। अब यहाँ पर एन था तो हम बोल दिए हैं कि एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। उस नेचुरल नंबर एक प्रॉपर्टी हुआ तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लिख दिया है। खैर ऐसे ये सारा डिफिनेशन आएगा नहीं, बस समझने के लिए ही था ये सारा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन सेट हैज़ नो इम्पॉर्टेंस। मतलब सेट के अंदर तुम 1 2 3 लिखो या फिर 3 2 1 लिखो या फिर 2 1 3 लिखो, कुछ भी लिखो, इधर उधर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और कहीं कहीं पर नंबर को रिपीट कर देता है, तो तुम 1 2 3 लिखो या फिर 1 1 50 बार लिखने के बाद 2 3 लिखो, वो दोनों सेम होगा, दोनों अलग सेट, डिफरेंट सेट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सेट के अंदर रिपीटेड नंबर नहीं लिखेंगे, और रिपीटेड लिखने से सिर्फ इंक का बर्बादी होगा और कुछ भी नहीं। अब नोटेशन हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेट क्या क्या है। ऊपर एक क्वेश्चन था, उसको हम लाइव आकर के डिस्कस कर देंगे, ठीक है। सैम्पल प्रॉब्लम 2 उसको रहने देते हैं, ऐसे वो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है तो एनसीईआरटी का भी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पर भी वो मिलेगा ही। तो पहले जो थ्योरी वाला पोर्शन है इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो करीब 10-12 टाइप का सेट है, ठीक है, वो सबको बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा बॉक्स होगा जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है ए सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। अब ऐसा ऑड नंबर बताओ जो 2 से डिविजिबल है, वैसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। दूसरा देखो इस फॉर्मेट में लिखा है, बोला है कि एक्स सच डैट, बोल रहा है कि एक्स बी का एलिमेंट है, जहाँ एक्स एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 ये सारा नेचुरल नंबर है। लेकिन ये बोल रहा है कि जहाँ पर एक्स जो है ना 5 और 6 के बीच में है, 5 और 6 के बीच कोई नेचुरल नंबर होता है, 5 और 6 नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब इस बॉक्स के अंदर भी कुछ भी नहीं आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, वॉइड सेट बोलेंगे या नल सेट बोलेंगे या फिर एम्प्टी सेट बोलेंगे, जहाँ एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया एम्प्टी सेट। इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। अब ठीक है, फाई से जब डिनोट करेंगे ना तो ए बराबर फाई लिख सकते हो। अब ऐसे मत लिख देना फाई, नहीं तो फिर एक सेट बन जाएगा जिसके अंदर एक एलिमेंट है फाई, ठीक है। इसको जब भी लिखना सिर्फ ऐसे लिखना। यहाँ पर लिखा है फाई रिप्रेजेंट ए नल सेट, देन फाई इज नेवर रिटन विथ ए ब्रैकेट। इसको ब्रैकेट के अंदर कभी मत लिखना, नहीं तो फिर वो एक सेट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, सिंगल्टन सेट बन जाएगा। इस टाइप का सिंगल्टन मतलब कि एक बॉक्स जिसके अंदर एक एलिमेंट है। आज सिंगल्टन सेट में देख लेते हैं। सिंगल्टन सेट में एग्जांपल दिया है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, बोल रहा है एक्स, जहाँ पर मतलब एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और वो 3 और 5 के बीच में है। तो 3 और 5 के बीच में क्या हो जाएगा, 4। तो इसको दूसरा फॉर्मेट में अगर लिखना होगा तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, तो इसमें भी एक ही एलिमेंट है, तो ये दोनों का दोनों क्या है, सिंगल्टन सेट है। और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट मतलब फाइनाइट होगा। जैसे मान लो कि हम लोग लिख लेंगे एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5। तो 1 से लेकर के 4 तक क्या, 1 2 3 4 इतना ही तो हो गया। बॉक्स के अंदर 4 ही आएगा ना, तो हम लोग क्या लिखें, एक्स, जहाँ एक्स नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है, तो 1 से लेकर 4 तक लिखोगे। ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। और ऐसे तुम लिख देते हो एक्स, जहाँ पर एक्स क्या है, पॉइंट्स है ऑन ए लाइन। अब एक लाइन पर कितना सारा पॉइंट होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होगा, तो वो क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट सेट। वो एक इन्फिनाइट सेट है। चलो यहाँ पर एग्जांपल ये लोग दिया होगा, यहाँ पर दिया है। चलो एक तो सेम ही एग्जांपल मिल गया, बोल रहा है कि एक्स, जहाँ एक्स नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है। बी में बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन ए प्लेन। अब एक प्लेन में कितना सारा पॉइंट होगा, अनलिमिटेड पॉइंट मिला करके एक लाइन बनता है, और ये तो पूरा प्लेन ही ले लिया है, तो सोच लो कितना सारा पॉइंट होगा उसमें, ठीक है। तो ये सारा इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। बी वाला इनफाइनाइट है और ए वाला फाइनाइट सेट है।
अब आ जाते हैं इक्विवेलेंट सेट में। इक्विवेलेंट भी नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, टू फाइनाइट सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एक कोई ज़रूरी नहीं हो कि उसको फिर इक्वल सेट बोलेंगे। अगर 1 2 3 और इसके अंदर भी 1 2 3 रहता ना, फिर उसको इक्वल सेट बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ नंबर काउंट करना है, 3 3 अगर दोनों में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। अब आ जाओ इक्वल सेट में। इक्वल सेट में बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, जैसे ए में है 1 2 3 और बी में है नेचुरल नंबर जो कि 3 के इक्वल या फिर 3 से छोटा है, तो इसमें भी वही 1 2 3 आएगा। तो ए और बी एकदम सेम टू सेम हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। तो क्या इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है? जो देखो ए वाला इक्वल सेट है ना, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 एलिमेंट, तो ऑब्वियसली ए इक्विवेलेंट सेट है। और क्या इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो सकता है? तो इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर तो नहीं है, देखो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। तो यहाँ पर एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, जितना सारा इक्वल है वो सारा का सारा इक्विवेलेंट है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जबकि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, सारा इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा इक्वल सेट नहीं है। अब आते हैं सबसेट या फिर सुपर सेट में। सबसेट को देखो, सबसेट को हम लोग इस तरह के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है? इसका मतलब है ए बी का बच्चा है। ठीक है, ए बी का बच्चा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो बी बराबर हो गया 1 2 3 4 5 और ए बराबर ले लो 2 3 4। तो देखो ऊपर वाला में से ही 3 ठो एलिमेंट हम लोग नीचे ले लिए हैं, तो क्या बोलेंगे, ए बी का बच्चा। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, या फिर उल्टा पढ़ेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, जो पेरेंट्स है उसको हम लोग सुपर सेट और जो बच्चा है उसको सबसेट बोलते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर नहीं रहा तो हम लोग बोलेंगे कि इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब इसको देख लो एग्जाम्पल, और भी एक तो हम बताए और ऊपर में दिया ही होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, देखो ए में 1 2 3 लिया है, बी में 5 तक लिया है। तो ए क्या है, ए बच्चा है बी का, तो हम लोग सबसेट को बच्चा ही बोलेंगे। ठीक है, सबसेट को क्या बोलेंगे, बच्चा बोलेंगे। ए इज सबसेट ऑफ बी मतलब कि ए बी का बच्चा है। अब आते हैं प्रॉपर सबसेट में। प्रॉपर सबसेट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन सेट बी, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन सेट बी। इसका देखो, इसका सारा का सारा एलिमेंट सेट बी में है ना। सेट बी हैज एटलीस्ट 1 एलिमेंट विच इज नॉट इन ए। और बोल रहा है कि बी में कम से कम, जैसे ए वाला बी है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर एन क्या है, एन प्रॉपर सबसेट है आई का। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कभी इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर इक्वल हो सकता था। ठीक है, 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3 करके हम लोग बोल सकते थे कि ए हमारा जो है सबसेट है बी का। लेकिन यहाँ पर एन जो है ना हमेशा छोटा ही रहेगा। देखो यहाँ पर बोला है बी हैज़ एटलीस्ट 1 एलिमेंट विच इज नॉट एन ए। तो बी में कम से कम, जैसे यहाँ पर हम लोग का ए वाला ए है और ए वाला बी है, तो खैर यहाँ पर तो ऐसा बहुत सारा एलिमेंट है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझो। एलिमेंट ऑफ ए इज इन सेट बी, ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है और बी में कुछ ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में नहीं है। एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए, मतलब बी यहाँ पर हमेशा बड़ा रहेगा ए से। यहाँ पर ए और बी इक्वल हो सकता है। ठीक है, इक्वल रहेगा तो भी हम उसको सबसेट बोलेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट नाम देंगे ना, तो वो तभी देंगे जब हमेशा बी, यहाँ पर हम लोग बोल सकते थे कि बी हमारा प्रॉपर सबसेट है, ए हमारा प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि ए छोटा है बी से। ठीक है, लेकिन वही अगर इक्वल रहता तो फिर हम लोग प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते, सिर्फ सबसेट बोलते। ठीक है, अगर ए 1 2 3 है और बी भी 1 2 3 है, जैसे ए बराबर अगर बी रहा, ए इक्वल टू बी, तो हम लोग बोलेंगे कि ए जो है सबसेट है बी का, लेकिन ए नहीं बोलेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना, समझ में आया? एक बार फिर से समझो, अगर इक्वल रहा तो उसको बोल सकते हैं हम लोग कि वो सबसेट है, लेकिन इसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। प्रॉपर सबसेट तभी बोलेंगे जब बी हमारा बड़ा रहेगा।
यहाँ पर एक फार्मूला भी दिया है, इफ़ ए इज एन एलिमेंट, ए के अंदर अगर एन एलिमेंट है, जैसे ए के अंदर यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो इसका कितना सबसेट हो सकता है, तो इसका 2 के पावर 3 मतलब कि 8। 8 को क्या क्या होगा 1, ए का सबसेट है, 2 सबसेट है, 3 सबसेट है, 1 2 सबसेट है, 1 3 सबसेट है। और क्या क्या हो जाएगा, 2 1 नहीं लिख सकते, 1 2 और 2 1 सेम हो जाएगा, ठीक है, 1 2 1 3 2 3 लिख सकते हैं। और क्या छूट रहा है, 1 2 3 छूट रहा है। ये सारा का सारा क्या है सबसेट है, तो क्या कितना हो गया 3 3 6 और एक साथ अभी भी कोई एक छूट रहा है, 1 और 3 हम लोग ले चुके हैं, 1 2 1 3 2 3 ले ही चुके हैं। और इसमें क्या हो सकता है, एक कोई और छूट रहा है, ठीक है, उसको हम लोग आगे फिर डिस्कस कर लेंगे। 2 के पावर n होना चाहिए। अगर कोई 2 वाला लेते हैं जैसे 1 और 3, तो इसका क्या क्या हो जाएगा 1 3 1 3, इसका होना चाहिए कितना 2 के पावर 2, क्योंकि n का वैल्यू इसमें 2 है मतलब 4, तो आई थिंक एक 5 होना चाहिए, ठीक है, इसमें भी एक 5 होगा, उसको हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। 5 जो होगा ना वो सबसेट हो जाएगा किसी भी सेट का, क्योंकि 5 एक ठो रहता है, उसको हम लोग एक ठो लेकर के चल सकते हैं, तो खैर वो आगे हम लोग देख लेंगे। चलो एक क्लियर हो गया, प्रॉपर सबसेट क्लियर हो गया। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में अगर कोई अंतर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि सारा प्रॉपर सबसेट जो होता है ना वो सबसेट होता है, लेकिन सारा सबसेट जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। उसके बाद है कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट। तो कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट में है, जैसे देखो यहाँ पर ए की जगह पर 1 2 3 और ए है 1 2 3 4 6 और ए 1 2 4, तो ए जो है सबसेट मतलब प्रॉपर सबसेट मतलब बच्चा, ए बोल रहा है कि ए बच्चा है बी का, ए बच्चा है बी का, क्या है देख लो एक बार 1 2 3, यहाँ पर 3 गायब है, नहीं है, बच्चा नहीं है, तो इसको काट दिया, ठीक है। ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब हुआ। उसके बाद बोल रहा है कि बी बच्चा है ए का, बी बच्चा है ए का, बी बच्चा नहीं है, बी तो बड़ा है, तो ए भी काट दिया कि चलो बी बच्चा नहीं है। फिर लिखा ए बराबर नॉट बी, ए और बी ऑब्वियसली इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर बोला है कि 2 सेट ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ आइदर ए बच्चा हो बी का या फिर बी बच्चा हो ए का या फिर ए बराबर बी हो, तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए और बी इसलिए क्या है इनकम्पेरेबल है, क्योंकि तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पहला वाला कंडीशन चेक किए ए बच्चा है बी का, गलत निकला। दूसरा कंडीशन चेक किए बी बच्चा है ए का, गलत निकला। तीसरा कंडीशन चेक किए ए बराबर बी, वो भी नहीं मिला, तो कोई तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं मिला, तो हम लोग बोलेंगे ए एंड बी आर इनकम्पेरेबल। अब बी और सी के लिए चेक करो, बी और सी के लिए चेक करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा बी बच्चा है सी का, तो चेक कर लो बी बच्चा है कि नहीं सी का। बी में है 1 2 4 6 ना, ये तो गलत है, बी बच्चा नहीं है सी का, ये गलत हो गया। हालांकि यहाँ पर उल्टा चेक किया है, सी बच्चा है बी का, ये चेक कर रहा है, बी और सी आर कंपेरेबल, ठीक है। और उसके बाद सेकंड चेक कर लो, बी बच्चा है सी का, चेक कर लिए। सी बच्चा है बी का, ए है कि नहीं ये चेक करो, सी बच्चा है बी का, ए है। तो सी में 1 2 4 है और बी में 1 2 4 6। देखो एक्चुअल में सही में हमारा जो सी है ना वो बच्चा है बी का, सी बच्चा है बी का, तो एक तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। थर्ड कंडीशन चेक करो ए बराबर सी है कि नहीं है, सॉरी सी बी और सी का देख रहे थे ना, बी बराबर सी है कि नहीं वो चेक करो, तो खैर बी बराबर सी तो नहीं है। तो चलो दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, पर एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, और जब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तीनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि बी एंड सी आर कंपेरेबल। समझ में आया? ठीक है। चेक करने के लिए हम लोग एक बार देखेंगे, जैसे बी और सी कंपेरेबल चेक करना है तो पहला बार देखेंगे कि बी बच्चा है कि नहीं सी का, फिर देखेंगे सी बच्चा है कि नहीं बी का,
फिर देखेंगे कि बी और सी बराबर है कि नहीं। अगर कुछ भी सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो कंपेरेबल है। अगर कुछ समझ में ना आए तो एक बार ये कर देना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और नहीं तो फिर व्हाट्सएप नंबर बोल देते हैं, वहाँ पर तुम लोग एक बार व्हाट्सएप पर सपोर्ट ले लेना, 9147786396 पर फ़ोन मत करना, फ़ोन पर हम कुछ रिप्लाई नहीं देंगे। एक बार व्हाट्सएप कर लेना, व्हाट्सएप पर अगर आता है क्वेश्चन तो हम वहाँ से रिप्लाई दे सकते हैं। चलो उसके बाद आते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट है, जैसे मान लो यहाँ पर ए की जगह पर 1 2 3, बी की जगह पर 3 4 5, सी की जगह पर 7 8 9। अब ए बी सी तीनों का तीनों जो है ना, इसका बच्चा है, ठीक है। तो अगर तीनों को मिला करके कोई एक नया सेट बनता है, या फिर दो तीन ठो सेट दिया हुआ है और वो दो तीनों सेट से मिला करके एक सुपर सेट बनता है, एक बड़ा सेट बनता है, तो हम लोग उसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए सबसेट ऑफ यू, बी भी होना चाहिए सबसेट ऑफ यू, और सी भी होना चाहिए सबसेट ऑफ यू। अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो यू है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो ये हम लोग का कंप्लीट टाइप था सेट का, ठीक है। इतना आज हम कर लिए। उसके बाद आगे का नेक्स्ट डे देखेंगे। आई थिंक आगे ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम कराना है और उसके बाद हम लोग को थ्योरी कराना है। थोड़ा बहुत और थ्योरी बचा है, वेन डायग्राम वगैरह वो करवा लेना है। तो नेक्स्ट डे इसको फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक क्लास और होगा थ्योरी का और उसके बाद एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का कितना थ्योरी बचा हुआ है एक बार देख लो। यहाँ तक तो हम लोग करा लिए। उसके बाद एक प्रॉब्लम है 3 और 4 सैम्पल प्रॉब्लम दिया हुआ है, वो डिस्कस कर लेना है। उसके बाद पावर सेट है तो उसको तो थोड़ा सा इग्नोर करो, वेन डायग्राम बच गया। वेन डायग्राम में हम लोग को सीखना है यूनियन ऑफ टू सेट 1, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट 2, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट 3, डिफरेंस ऑफ टू सेट 4 और सिमेट्री डिफरेंस ऑफ टू सेट 5। 6 टॉपिक सीखना है और उसके बाद उसका एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना है। तो हमको एक और थ्योरी क्लास लेना होगा और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी में लग जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग एक बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी देख लेंगे, IIT मेंस एडवांस जो भी है। तो फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।